हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं आज से हम PYQs के सेशन शुरू करने वाले हैं। इसकी 5 प्लेलिस्ट होंगी। एक साइकोलॉजी की, एक मैथ्स की, एक EVS की, एक इंग्लिश की और एक हिंदी की। तो आज पहली प्लेलिस्ट में पहला वीडियो ऐड कर रही हूँ। ये मैथ्स का वीडियो है। पेपर है 1 जनवरी 2022 का। अगेन आई एम रिपीटिंग 1 जनवरी 2022। ये आपको सीटेट की जो CBSE की साइट है उस पर भी मिल जाएगा, आप वहाँ से ये पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज हम इसके क्वेश्चंस करने शुरू करेंगे, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन आप मैं कोशिश करूँगी हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आप देख पाएँ। तो उसके लिए हम थोड़ा सा इसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं। ज़्यादा हो गया, आई थिंक आपको देखने में दिक्कत होगी। कोई नहीं, मैं कोशिश करूँगी स्क्रॉल अप एंड डाउन करके आपको क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिखा पाऊँ, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन है, इन अ स्कूल देर आर 96 टीचर्स आउट ऑफ विच 3/8 teaches high school classes. If 2/9 of high school teachers are mathematics teachers, then the number of high school teachers who do not teach mathematics, right? So मैंने थोड़ा आराम से पढ़ा, कोशिश करी आपको समझाने की। एंड ये देखिए, ये क्वेश्चन यहाँ हिंदी में भी आ गया। तो अब इसको साथ साथ सॉल्व भी करेंगे जिससे कि आप इजीली इसको समझ पाएँ। तो हम यहाँ से चलते हैं। ये रहा मेरा जाइड बोर्ड, इस पर थोड़ी हैंड राइटिंग बुरी आती है, बट आई थिंक यू ऑल आर मैनेज। 96 टोटल टीचर्स थे, जिसमें से 3/8 जो है वो हाई स्कूल को पढ़ाते हैं। तो इसका 3/8 सीधा सीधा निकाल सकते हैं। 8 1 8, 8 2 16 और 12 3 36, ठीक है जी। तो इन 36 में से 2/9 यानी 2/9 जो है वो मैथ्स पढ़ाते हैं। तो 9 4 36, तो यानी 4 2 8, 8 तो मैथ्स पढ़ाते हैं। तो 36 में से 8 हटा दीजिए, बाकी बचे 28। तो 28 टीचर्स जो हैं वो जो है मैथ्स नहीं पढ़ाते हैं, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, राइट। तो इसका आंसर रहेगा ये नंबर 3, दैट 28 टीचर्स हु डू नॉट टीच मैथ्स। तो इसका आंसर हो जाएगा दिस वन 28। अगर आपने यही निकाला था वेल एंड गुड है, नहीं तो आप कैलकुलेशन से समझ सकते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है 1/2 माइनस 2/3 माइनस 4/5 और ब्रैकेट बंद, ठीक है जी। सो चलिए ये क्वेश्चन भी जाइड बोर्ड पे करके देखेंगे। क्वेश्चन था 1/2 माइनस 2/3 माइनस 4/5, और हम जानते हैं बॉडमास का फॉर्मूला लगेगा। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर उसको 1/2 से सॉल्व करेंगे, तो दैट मीन्स 1/2 माइनस, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। 5 2 10, 3 4 12 डिवाइडेड बाय, और इन दोनों को मल्टीप्लाई, 3 5 15। अगर ये ट्रिक आपको समझ में ना आए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। देन 1/2 माइनस, तो यहाँ अंदर आके ये हो जाएगा -2/15, क्योंकि 10 में से 12 गया तो माइनस का 2 आएगा। इसको खोलोगे ये प्लस हो जाएगा। इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगी तो बहुत आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। देन आप करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये आ जाएगा 15 प्लस 2 2 4, क्योंकि यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया था। देन अपॉन 30, तो इट इज़ 19/30, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारा आंसर 19/30, दैट इज आंसर नंबर 4, राइट। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, जिससे कि आपका सिलेबस थोड़ा फास्ट होगा, थोड़े ज़्यादा PYQs आप कवर कर पाएंगे। लेकिन मैथ्स के वीडियोस को फास्ट फॉरवर्ड करके देखना समझदारी नहीं होती, क्योंकि साथ साथ सॉल्व करना होता है। आई थिंक दूसरे जो सब्जेक्ट के वीडियोस रहेंगे वो आप फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा हिंदी में कुछ है नहीं ऐसा। देन एक और क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कहता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फेस वैल्यू ऑफ द नंबर 7 इन द नंबर 4782 एंड 32170। अब आप सब जानते हैं फेस वैल्यू जैसे हम दिखते हैं तो 7 कहीं भी हो 7 जैसा ही दिखता है, राइट। सो अगर यहाँ पर देखें तो 7 की फेस वैल्यू 7 है, 7 की फेस वैल्यू 7 है, क्योंकि वो फेस वैल्यू की बात कर रहा है, प्लेस वैल्यू की नहीं। तो 7 - 7 इज 0, तो हमारा आंसर होगा आंसर नंबर 3, ठीक है जी। चलिए इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। ये रहा क्वेश्चन, अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो। और
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द सेट ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर्स कौन से होते हैं? होल में ओ होता है ना, इसीलिए होल नंबर 0 से शुरू होते हैं और नेचुरल नंबर 1 से। याद रखने के लिए रख सकते हैं, ठीक है जी। तो होल नंबर में क्या एक्स्ट्रा होता है जो नेचुरल नंबर में नहीं होता? वो होता है 0। इसीलिए सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर हैं, बट सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर में 0 नहीं है, ठीक है जी। सो a प्लस बी और b प्लस ए सेम बात है। 2 प्लस 3 कर लूँ या 3 प्लस 2 करूँ, एक ही बात है ना। अब a माइनस बी और a प्लस बी ये तो पॉसिबल नहीं है। 2 में से 3 माइनस करूँ इज इक्वल टू 3 माइनस 2, इज इट पॉसिबल? नो, इज इट, इट्स नॉट इक्वल। तो ये वाला स्टेटमेंट नॉट ट्रू है। एक तो आगे भी चेक कर लेते हैं, a इंटू बी बी इंटू ए बिल्कुल ठीक है, 2 3 करें या 3 2 करें एक ही बात है। और a प्लस बी प्लस सी करें या a प्लस बी प्लस प्लस सी करें एक ही बात है, राइट। तो नॉट ट्रू वाला स्टेटमेंट कौन सा है? a माइनस बी और b माइनस ए आर इक्वल, दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ठीक है जी। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं, पेपर अब तक काफ़ी आसान ही आया है। देन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। तो क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है? When asked to divide a number by 6, रजनी हैज डिवाइडेड इट बाय 9। रजनी को कहा गया एक नंबर को 6 से डिवाइड करना है, उसने 9 से कर दिया। शी गॉट 21 एंड रिमाइंडर 3। क्वोशंट आया 21, रिमाइंडर आया 3। रियलाइजिंग हर मिस्टेक लेटर शी डिवाइडेड बाय 6। अब उसने अपनी मिस्टेक रियलाइज कर ली, बाद में 6 से किया, बताओ क्वोशंट रिमाइंडर क्या होगा? तो अभी तो हमें डिविडेंड ही पता नहीं है कौन सा नंबर हुआ था, तो डिविडेंड मतलब किस नंबर को डिवाइड किया गया था। सो डिविडेंड क्या है? डिविडेंड है 21 यानी क्वोशंट मल्टीप्लाइड बाय डिवाइजर, डिवाई लिख लेते हैं आप कंफ्यूज ना हो डी टी में, डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, यही फॉर्मूला होता है डिविडेंड का, ये याद रखें। तो क्वोशंट है 21, डिवाइजर है इसमें क्योंकि गलती से 9 से कर दिया था, और रिमाइंडर आया 3। करिए 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 189 प्लस 3, सो ये आ गया 192। अब उसने फर्दर इसे 6 से डिवाइड कर दिया। अब देखिए 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 18 और यहाँ से बचा 1, यहाँ से 2 हो गया 12, तो 6 2 जा 12, ये तो पूरा डिवाइड हो गया 32। तो 32 इज दी क्वोशंट एंड 0 विल बी द रिमाइंडर। तो राइट आंसर विल बी आंसर नंबर 4, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर है 4th। आपको ये क्वेश्चन हिंदी में नीचे साथ साथ ही दिख रहा था, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 एंड हिंदी में भी साथ ही दिख पाएगा। अब वो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ लाइक फ्रैक्शन। कौन से होते हैं लाइक फ्रैक्शन? द फ्रैक्शंस विच हैव सेम डिनोमिनेटर्स, जिनके डिनोमिनेटर यानी जो नीचे के अंक होते हैं वो सेम होते हैं, वो होते हैं लाइक फ्रैक्शंस। तो 1/4 एंड 3/4 आर लाइक फ्रैक्शंस। क्लियरली दिख रहा है, इसमें ज़्यादा कुछ समझाने जैसा है नहीं। चलिए एक और आगे PYQ पे चलते हैं। ये है PYQ नंबर 37, जनवरी 1 का पेपर है 2022 का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब? कौन सा परफेक्ट क्यूब नहीं है? सो √729, √1000, √333 एंड √216। तो क्यूब रूट निकालने हैं इनके। तो ये तो साफ साफ नज़र आ रहा है क्यूब रूट है 10 इंटू 10 इंटू 10, राइट। और ये हो गया 729, 729 9 जा होता है मेरे ख्याल से, 9 9 जा 81 और 81 9 जा 729, तो ये भी है। ये 333 नहीं होता है क्यूब रूट किसी का। 216 भी होता है आई थिंक 8 का, 8 8 जा 64। और ऐसे आप थोड़े से स्क्वायर रूट 20 तक, 25 तक स्क्वायर रूट और क्यूब रूट्स थोड़ा लर्न करिए ताकि वहाँ क्वेश्चन निकालने में आपको आसानी हो जाए। वैसे तो इसकी एक ट्रिक भी होती है, ऐसे 7 + 2 9 + 9 18 माइनस समथिंग, ऐसे एक ट्रिक भी होती है। बट आई थिंक दिस विल बी बेटर कि हम क्या करें, हम इसके थोड़े से क्यूब रूट्स और स्क्वायर रूट्स एक बारी नज़र से घुमा लें, तो वहाँ पे जब ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं तो अंडरस्टैंडेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है जी। सो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर आपको मिल गया, दैट इज 333।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। कोशिश करते हैं हिंदी इंग्लिश साथ में दिख जाए। दिख रहा है। सो क्वेश्चन नंबर 38 है, शिखा वेंट टू ब्रिकलिन टू बाय ब्रिक्स। ब्रिक्स खरीदने गई है जिसका रेट है 2500 रुपये, 1000 ब्रिक्स का। हाउ मेनी ब्रिक्स शी कैन बाय इफ हैज़ ओनली 4000 रुपीज़। 2500 ब्रिक आती हैं 1000 रुपये की, है ना, तो 4000 में कितनी आएंगी। सीधा सा क्वेश्चन नहीं लग रहा है कुछ, बहुत ही सिंपल, राइट। सो यहाँ पर चलिए यूनिटरी मेथड लगा लेते हैं, क्योंकि यूनिटरी मेथड कहाँ लगता है, जहाँ एक रैंडम से नंबर में दिया होता है और एक रैंडम से नंबर पूछा होता है। तो हमने सबसे पहले लगाया कि 2500 ब्रिक्स आती हैं 1000 रुपये की, ठीक है। तो हमें एक ब्रिक की कॉस्ट पता चल गई 2.5 रुपये। इतना तो हम सब कर ही सकते हैं। यहाँ नीचे 3 जीरो हैं तो 3 नंबर्स के बाद डेसिमल लग जाएगा, तो 2.5 रुपये की एक ब्रिक हो गई। अब आपके पास 4000 रुपये हैं, 4000 हैं और 2.5 रुपये की एक आती है, 2.5 की एक आती है। तो चलिए करके देख लीजिए कितना आता है। 25 से कट करेंगे या फिर इस डेसिमल को हटा के यहाँ एक ज़ीरो लगा सकते हैं। चलिए 25 से करना शुरू करते हैं। 25 वन ज़ा 25 और यहाँ बचा 150 और 25 सिक्स ज़ा 150 और 2 ज़ीरो और यानी 1600। तो हम 1600 ब्रिक्स खरीद सकते हैं। अब देखिए कितने स्मार्ट है, इन्होंने 16000 भी दिया हुआ है। यहाँ पे क्या होगा, आप किसी भी ज़ीरो लगाने में, डेसिमल लगाने में ज़रा सी आपने चूक की, आपको लगेगा अरे यार सही आंसर मिल गया। तो यहाँ इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। हमारा सही आंसर है 1600 ना कि 16000। ठीक है जी, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अच्छा एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अब एक नया सिस्टम है, वहाँ पे क्या करते हैं, ABCD को ऊपर नीचे कर देते हैं। मतलब पहले A लिखा होगा, फिर C लिखा होगा, फिर B लिखा होगा, फिर D लिखा होगा, इस तरीके से भी हो सकता है। तो आप प्लीज़ देख के ऑप्शन को टिक कीजिएगा। कुछ बच्चों का पेपर इसी वजह से रह गया, ठीक है। उसके बाद है 39। ये क्या कहता है, मिनी टोल्ड हर टीचर आई मेड अ रेक्टेंगल हुज ईच साइड इज 4 सेंटीमीटर। मिनी ने अपने टीचर को बताया कि मैंने एक रेक्टेंगल बनाया है जिसकी सारी साइड्स जो हैं वो 4 सेंटीमीटर की हैं। सही तो बोल रही है। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए। अब ऑपोजिट तो इक्वल है ही, इसीलिए हम कहते हैं ऑल द स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल बट ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर्स, राइट। ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग में। सो मिनी टोल्ड हर टीचर आई मेड अ रेक्टेंगल जिसकी साइड्स है 4 सेंटीमीटर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो अ रेक्टेंगल कैन नॉट हैव ऑल साइड्स इक्वल। ऐसा तो कुछ नहीं है, सारे साइड्स की इक्वल हो सकती है। मैं कह ही रही हूँ ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, ये बात सही है। ऑल रेक्टेंगल आर स्क्वायर, ये बात गलत है। और साथ साथ है देयर इज नो लिंक बिटवीन अ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, ये तो बिल्कुल ही गलत है कि रेक्टेंगल और स्क्वायर में कोई लिंक नहीं होता, गलत बात है ये। तो यहाँ पे ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, ये लाइन में वैसे भी बार बार बोल रही थी। सो ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, दिस वन इज करेक्ट। उसके बाद आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो है क्वेश्चन नंबर 40। साथ साथ अपना टाइमिंग भी चेक करते रहेंगे। इसमें वो कह रहा है द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, रेशो का क्वेश्चन है। इस रेशो में एंगल्स हैं, विच व्हाट विल बी द मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल। क्या मेजर रहेगा, तो एक एंगल है 4, एक एंगल है 5, एक एंगल है 6। किसका, 4 5 6 टोटल कर लो, 5 और 4 9 और 6 15। तो 4/15 एक एंगल, 5/15 एक एंगल और 6/15 एक एंगल, राइट। तो 180 का 4/15 या 180 को डिवाइड कर लो 15 से। डिवाइड किया, 15 1 जा 15, 30, 15 2 जा 30, तो 12 डिग्री आ गया। तो 12 मल्टीप्लाइड बाय 12, ये पहला एंगल हो गया। 12 4 जा 48, दूसरा हो गया 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, ठीक है ना। ये आ गया हमारे पास कॉम्बिनेशन, ठीक है जी। तो रेशो के क्वेश्चन में क्या करना है, जो भी रेशोज दिए हैं उन्हें ऐड करके डिनोमिनेटर में लिख दो, 4 टाइम्स 5 टाइम्स 6 टाइम्स उस नंबर का जो डिवाइड करके आया था, है ना। या ऐसे भी कर सकते थे, थोड़े मैथ्स में जो बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम है। पहला एंगल हो गया 180 का 4/15, दूसरा हो गया 180 का 5/15 और तीसरा हो गया 180 का
6/15, इसीलिए मैंने आसान तरीके से किया। 15 को 12 से 15 को 180 को डिवाइड कर दिया 15 से, 12 आ गया और डायरेक्ट कर दिया। 12 4 ज़ा 12 5 ज़ा 12 6। ठीक है जी, तो इसका आंसर हो गया आंसर नंबर 3। अगर आपने यही निकाला था तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 आ गया। आई थिंक हमारी स्पीड कुछ ठीक ठाक ही है। दैट विल बी गुड फॉर यू एंड मी बोथ, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, रागिनी रीचेज द स्टेशन 2 इन आफ्टरनून, यानी 2 PM पे पहुंच गई। शी हैज़ टू टेक अ ट्रेन अलीगढ़, अलीगढ़ जाना है उसको। देयर आर 4 ट्रेन A B C D शेड्यूल टू डिपार्चर। एक ट्रेन 17 बजे, एक 4:32 पे, एक 18 बजे, एक 19 बजे रिस्पेक्टिवली। विच ट्रेन शी मस्ट टेक तो दैट शी स्पेंड मिनिमम अमाउंट ऑफ वेटिंग इन द ट्रेन, मतलब बहुत कम अमाउंट, सबसे कम उसे वेट करना पड़े। तो 19 तो बहुत ही ज़्यादा है, 18, यानी कहानी किसकी है, 17 और 4:32 की। अब 17 कितने बजे बचते हैं, 12 के बाद एक होता है। जब हम ये वाली घड़ी से काउंट करते हैं तो 24 घंटे की घड़ी होती है, 12 के बाद 13 बजते हैं। तो 13, 14, 15, 16, 17, यानी 5:05 हो रहे हैं 17:05 पे। तो 5:05 या 4:32, कौन सा अर्ली है? आई थिंक चॉइस बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, तो उसको 4:32 वाली ट्रेन लेनी चाहिए, जो है ट्रेन बी। तुम्हारा आंसर हो गया आंसर नंबर 2। आई थिंक ये सबको समझ में आया होगा, आसान है। फिर भी इसमें से कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी सबके मैसेजेस का जवाब देने की। उसके बाद है, रीटा इज़ अ वार्ड मेंबर ऑफ हर एरिया। शी विशेस टू क्रिएट कम्युनिटी रूम, जिसका साइज रहेगा 11/16, टू ले टाइल्स ऑन द फ्लोर। अब इतना बड़ा रूम है 11/16 का, अब उसे टाइल्स लगानी है। वो 1.5 या लगाएगी, या 2/2 की लगाएगी, या 2.5/2.5 की लगाएगी, या 3/3 की लगाएगी। कहानी ये है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि रीटा को कौन सी टाइल्स सूट कर रही हैं, जिससे कि टाइल्स की कटिंग ना हो, पूरी की पूरी फिट हो जाए। तो 11 × 16 कर लो। 11 6 66, कैरी 6, 11 1 176 है, ठीक है। तो अब अगर वो 1.5/1.5 की टाइल लगाएगा तो 15 ये हो गया 225। मैंने आपको कहा थोड़े से स्क्वायर्स याद कर लेना, तो ये हो जाएगा 2.25, और 176 डिवाइड बाई 4, 176 डिवाइडेड बाई 25 × 25 625, 6.25, और 176 डिवाइडेड बाई 3 3 ज़ा 9। तो पहले 4 और 9 करके देख लेते हैं, आसान है। 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16, चलो भाई पहला ही सेट हो गया, ख़त्म है ना। इसमें पूरी 44 टाइल लग जाएंगी, कोई पॉइंट में काटने की ज़रूरत ही नहीं है, तो यही हमारा सही आंसर है। अगर मेरा ये नहीं निकलता तो मैं इसके बाद 9 सॉल्व करती, फिर इसके बाद 2.25 करती, फिर इसके बाद 6.25 करती, है ना, क्योंकि आंसर तो एक ही होने वाला है। तो बाई चांस हमारा वो पहले ही निकल गया है। सबसे आसान 4 से था, फिर हम 9 से करते, फिर 2.25 से करते, फिर 6.25 से करते। तो जहाँ भी परफेक्ट स्क्वायर आता है, इसका मतलब वो टाइल्स सेट हो रही हैं, उन टाइल्स में कटिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, चलिए उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कह रहा है, मिस रेनू डिवाइडेड हर स्टूडेंट्स इनटू ग्रुप ऑफ 8 ईच। 8 बच्चों के ग्रुप में डिवाइड करना है उसको। उसने वेट रिकॉर्ड किया है। ये ना डेटा हैंडलिंग का क्वेश्चन है और ऐसा ही आता है हमेशा। अब यहाँ पे वो क्या कर रही है, शी फर्दर आस्क्ड द ग्रुप टू कैलकुलेट मीन वेट निकालना है। और ग्रुप ए विच कंसिस्ट ऑफ 8 स्टूडेंट्स, तो मेजर देयर वेट और कैलकुलेटेड द मीन वेट 38.2। ठीक है। अब फॉर्मूला क्या है, मीन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, टोटल 8 स्टूडेंट्स का वेट, टोटल वेट डिवाइडेड बाय 8, यही तो है, क्योंकि 8 ही स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। तो अगर मैं टोटल वेट कहूँ, टोटल वेट आई नीड टू चेंज, क्योंकि क्या हुआ है, जहाँ वेट इनकरेक्ट हो गया है, इंस्टेड ऑफ 25 रिकॉर्ड करने के उसने 29 रिकॉर्ड कर दिया है। तो टोटल वेट में ही गड़बड़ है। तो टोटल वेट फाइंड कर लो। टोटल वेट क्या है, मीन मल्टीप्लाइड बाय 8। तो मीन कितना है यहाँ आपका 38.2। तो 38.2 टाइम्स 8 कर लो, तो ये आ जाएगा 8 2 ज़ा 16, 6 कैरी 1, 8 8 ज़ा 64, 65, 5 कैरी 1,
65, सॉरी, 8 8 कैरी 6, 8 3 ज़ा 24, 24 और 6 30, तो इट विल बी 30.56, नहीं 305.6, ठीक है जी, क्योंकि डेसिमल के बाद एक ही नंबर है, तो 305.6 आ गया, ठीक है। अब वेट का डिफरेंस देख लो, क्या किया तुमने, इसको आसान तरीके से कर लेते हैं, चाहे तो डिफरेंस निकाल के भी ऐड कर सकते थे, क्योंकि उसने ज़्यादा रिकॉर्ड कर लिया है और कम करना चाहिए था, डिफरेंस को माइनस करना है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हमने क्या किया, जो गलत इनकरेक्ट, इंस्टेड ऑफ 25 उसने रिकॉर्ड क्या कर लिया 29, तो 29 तो इसमें से घटा दो, 29.5 घटा दो, और 25.9, 29.5 घटाओगे तो ये आ जाएगा, 6 में से 5 गया 1, और 305 में से 29 घटा दो, 305 में से 29 घटा दो, 276 आ जाएगा, क्योंकि अगर मैं 30 घटाती तो 275 आ जाता, एक कम, तो इतना तो थोड़ा बहुत कैलकुलेशंस आपको अपनी फास्ट करनी पड़ेंगी, नहीं कर सकते तो माइनस कर लो, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। और अब इसमें 25.9 जो हमारा सही डेटा है उसको जोड़ दो, तो ये जाएगा 0, 6 और 1 7 और 5 12, 2 1 7 8 9 10 0 1 9 10 1, तो इट्स 302, तो अब हमारा टोटल वेट आ गया 302, कितने बच्चे हैं 8, अब नया मीन निकाल दो, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, ज़्यादा हो जाएगा तो 8 3 ज़ा 24 62, 8 7 ज़ा 56, अब यहाँ 37 आंसर आ रहा है, पर देखो 37 ये भी है और ये भी है, बड़े स्मार्ट है सीटेट वाले भाई। अब और करो, सो ये हो गया 8 7 ज़ा 56, और 56 57 58 59 60 61 62, यानी 60 आ रहा है आगे। सो अगेन 7 ज़ा आ जाएगा 56, फिर 40, तो 5, 8 5 ज़ा 40, तो आ जाएगा 37.75, ये वाला आंसर है, ये 37.2 आंसर नहीं है। अगर यहाँ पे एक ही 37 होता तो हमारा उसी पॉइंट पे सॉल्व हो जाता है ना। सो आंसर नंबर 1 इज़ करेक्ट। जिन्होंने आंसर नंबर 1 निकाला है कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सही थे, और जो नहीं निकाल पाए कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस करिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ साथ बेल आइकन दबा देना, ताकि ऐसी वीडियोस जब भी नई वीडियो आए आपको मिल जाए, आप लेट नहीं हो, ठीक है जी। सीटेट बहुत जल्दी आने वाला है, प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। सो 9 - 1 डिवाइडेड बाय 8, आंसर 1, ये एक पैटर्न बनाया है, बिल्कुल सॉल्व करके 1 आएगा ऐसा हम नहीं कह रहे। सो 9 - 1 डिवाइड बाय, वैसे 1 ही आएगा, 9 - 1 8, 8 डिवाइड बाई 8 इज़ 1, 9 8 - 2 डिवाइड बाई 8, अब ये पैटर्न चेक करो, देखो 9 था, 9 8 9 8 7 9 8 7 6, तो अगला हो जाएगा 9 8 7 6 5, ठीक है। माइनस देखो, पहले 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, अब 5 हो जाएगा, लेकिन डिवाइड बाय 8 ही चल रहा है, और आंसर हो जाएगा, पहले 1 था, फिर 1 2 हुआ, 1 3 1 2 3 हुआ, 1 2 3 4 हुआ, अब ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है जी। देखें ऐसा ऑप्शन, ये -5 है, डिवाइड बाय 8 है, लेकिन यहाँ 6 आ गया, ये गड़बड़ है, यहाँ 5 है, नहीं है, यहाँ 5 है तो -4 है, जब यहाँ 5 है तो -5 वाला ये है। सो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन, 9 8 7 6 5 -5 डिवाइड बाय 8, यह आ जाएगा 1 2 3 4 5, सो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है जी। काफ़ी फास्ट सॉल्व कर रहे हैं, गुड, अगर आप मेरे साथ साथ सॉल्व कर पा रहे हैं दैट्स टू गुड। चलिए अगला आता है क्वेश्चन नंबर 45, आधे क्वेश्चंस हो जाएंगे। यहाँ है, प्रियांशु हैज़ करेंसी नोट ऑफ ₹10 and 20, शी यूजेस 2 नोट्स ऑफ 20, दो 20 के नोट लिए और एक नोट 10 का लिया, ठीक है, 50 रुपये बना लिए। अब हाउ मेनी अदर कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल टू फॉर्म द सेम अमाउंट यूजिंग बोथ द करेंसी नोट्स, यू कैन इग्नोर द स्पेशल अरेंजमेंट्स ऑफ द करेंसी नोट, ठीक है। कुछ स्पेशल अरेंजमेंट करेंसी नोट का आप इग्नोर कर सकते हो। यहाँ आपको क्या करना है, फॉर्म करना है सेम अमाउंट, यानी 50 रुपये ही, जबकि कोई भी दो करेंसी को यूजिंग बोथ द करेंसीज, ठीक है, हाँ बोथ द करेंसी, दोनों करेंसीज को यूज़ करना है, तो ऐसा कर सकते हैं 20 + 10 + 10 + 10, इसके अलावा तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता है। इस 20 को यहीं रहने दिया, इस 20 को ब्रेक ऑफ कर दिया है। अब अगर मैं अगला 10 + 10 बनाऊंगी तो उसमें 20 का नोट यूज़ नहीं होगा।
अब ये इग्नोर द स्पेशल अरेंजमेंट वो यही कह रहा है, आप ऐसा मत लिख देना 10 + 20 + 10 + 10, बात तो वही है, नोट तो उतने ही है, वही है। तो ये अरेंजमेंट अवॉइड करना है। तो इसके अलावा ये जो हमने पहले लिया है, इसके अलावा सिर्फ एक ही अरेंजमेंट पॉसिबल है। तो आपसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी अदर कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल, तो ओनली वन कॉम्बिनेशन इज पॉसिबल। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करेंगे, क्वेश्चन देख के घबराएंगे नहीं। ठीक है, चलिए। सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 45 के बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 46। अब ये 15 ऑलमोस्ट न्यूमेरिकल के क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। अब हम साथ साथ पेडागोजी के क्वेश्चन भी करेंगे, जो मैथ्स पेडागोजी होती है। सो यहाँ से करेंगे, फॉलोइंग 4 क्वेश्चंस पोजेस बाय द मैथमेटिक्स टीचर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओपन एंडेड। आई होप आप ओपन एंडेड क्वेश्चन समझते होंगे, जिसमें बच्चा अपनी क्रिएटिविटी दिखाए। 2 और 2 4 होता है, ये तो सबको ही पता है। ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। ओपन एंडेड है जिसमें आंसर वर्सेटाइल हो सकते हैं, एक से ज़्यादा आंसर हो सकते हैं, वो क्वेश्चंस होते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ठीक है जी। तो यहाँ पहला क्वेश्चन देखते हैं, इफ सम ऑफ 2 नंबर्स इज 15, 1 नंबर इज 7, व्हाट विल बी द अदर नंबर। बिल्कुल क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, एक ही नंबर इसका आंसर होगा। इफ द एज ऑफ अनिल इज 7 years, his father age 5 times more than Anil age, what will be the age of father? Again close ended. देन आता है, इफ सम ऑफ 2 नंबर इज 17, देन व्हाट आर द नंबर्स। अब कोई 2 नंबर है जिनका सम 17 है, कौन से हैं वो 2 नंबर? बहुत सारे हो सकते हैं, 10 और 7 हो सकता है, 9 और 8 हो सकता है, कितने सारे आंसर्स हैं। तो दिस इज अ ओपन एंडेड क्वेश्चन, जिसमें क्रिएटिविटी हो, बहुत सारे आंसर्स हो, वो ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। तो दिस क्वेश्चन इज ओपन एंडेड। What should be added to 17 to get 23? Again it's a close ended question, बच्चा एक सर्कल के अंदर ही फंसा रहेगा। इट्स अ क्लोज एंडेड क्योंकि एक ही आंसर है। ठीक है जी, चलिए अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। आई होप मैं आपको क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड के बारे में समझा पाई होंगी। उसके बाद आता है, टीचर यूजेस द फॉलोइंग रिडल इन द क्लास वाइल डेवलपिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझाते समझाते एक टीचर ने ये कहा, आई एम लेस देन 5 10s एंड 4 1s। मैं कम हूँ किससे? 5 10s और 4 1s से। ठीक है जी। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिडल, यानी वो रिडल बताने का ऑब्जेक्टिव टीचर का क्या कर रहा होगा? डू अ समेटिव असेसमेंट। क्या वो समेटिव असेसमेंट कर रही है? फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है? जब आप फीडबैक देने के लिए कराते हैं। समेटिव क्या होता है? जब आपने पढ़ा दिया होता है और आप आगे समेशन कर रहे होते हैं। तो ये समेटिव असेसमेंट तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, उसके बाद ब्रेक द मोनोटनी ऑफ द मैथ्स क्लास। वो मैथ्स क्लास की मोनोटनी ब्रेक करना चाहती है, हाँ करना चाहती है, बट ये जो है ये ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता मैथ्स को टीच करने का कि मोनोटनी ब्रेक कर दो। नहीं, दिस इज नॉट द ऑब्जेक्टिव, राइट। आस्क क्लोज एंडेड क्वेश्चन ऑन द प्लेस वैल्यू। क्लोज एंडेड क्वेश्चन प्लेस वैल्यू पे पूछना, ये ऑब्जेक्टिव बिल्कुल नहीं। रीइंफोर्स द कॉन्सेप्ट ऑफ बेस 10 एंड प्लेस वैल्यू, बिल्कुल वो रीइंफोर्स कर रही है कॉन्सेप्ट को ऑफ बेस 10 एंड प्लेस वैल्यू के। ठीक है जी। तो 50 + 4 हो जाएगा यहाँ पे, तो 54। तो वो पूछ रही है, आई एम लेस देन 54, मैं 54 से कम हूँ। चलिए, देन उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 48। ये क्वेश्चन कह रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर द ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग शेप्स एट प्राइमरी क्लासेस। प्राइमरी क्लासेस में शेप्स पढ़ाने का क्या उद्देश्य है? अगेन यू नीड टू टेल मी द ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव्स। टू डेवलप विजुअलाइजेशन स्किल, विजुअलाइजेशन स्किल डेवलप हो जाए, बच्चे की विजुअलाइज कर पाए, ये सर्कल है, ये रेक्टेंगल है, ये, तो डेफिनेटली यस। टू मेमोराइज द नेम ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स, याद रखना जहाँ ये वर्ड आ जाएगा ना मेमोराइज, वो गलत आंसर है। NCF 2005 कभी भी मेमोराइजेशन पे जोर नहीं देता। हम नहीं कहते बच्चा मेमोराइज करे, तो ये गलत ऑप्शन है। तो ऑप्शन बी जितनों का भी है वो गलत हो गया, ये भी गलत, बी भी गलत, ये भी गलत। तो आपका एकमात्र सही आंसर रह गया ये। चाहे तो आप बिना सी पढ़े भी इसे कर सकते हैं, नहीं तो टू एनहांस द स्पेशल रीजनिंग एबिलिटी, बच्चों में स्पेशल रीजनिंग एबिलिटी डेवलप करे, बिल्कुल सही। जब बच्चा ओवल और सर्कल देखता है और उसमें डिफरेंस कर पाता है,
तो वहाँ उसकी रीजनिंग एबिलिटी डेवलप होती है। ठीक है जी, तो आपका आंसर रहेगा सी, ऑब्जेक्टिव ऑफ शेप्स प्राइमरी लेवल पे रीजनिंग डेवलप करना और विजुअलाइजेशन स्किल डेवलप करना। ये जो मेथड है ना, मैंने बोला ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, ये एलिमिनेशन मेथड कहलाता है। कभी कभी हम सही आंसर तक नहीं पहुंच रहे होते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए कि जो आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता, हमें पता ही है कि ये तो नहीं हो सकता, उसमें हम कांटा लगा देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं उसको कि ये हमारी लीग से बाहर है, इसको हटा दो, इसके अलावा जो है उस पर फोकस करो। ठीक है जी, आगे आ जाते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज इन मैथमेटिक्स कैन बी यूज्ड फॉर विजुअली चैलेंज्ड स्टूडेंट। विजुअली चैलेंज मतलब जिनको दिखाई नहीं देता है, हिंदी में ये देखो लिखा है दृष्टि बाधित। ठीक है, तो आप क्या यूज़ कर सकते हैं उनके लिए? आप यूज़ कर सकते हैं जियो बोर्ड, बिल्कुल कर सकते हैं। जियोग्राफ नहीं, ग्राफ पेपर, अगर ये जियोग्राफ से ये बात कर रहा है। देन एबेकस यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल उसमें मोती लगे होते हैं तो वो काउंट कर लेते हैं आसानी से। ग्राफिक्स कैलकुलेटर, कैलकुलेटर का कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो आप ये दो चीज़ें जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं उनके साथ यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ ए एंड सी, दैट इज़ आंसर नंबर 2। ठीक है जी, तो आपके 49 का आंसर भी हो गया ए एंड सी, दैट इज़ 2। तो जियो बोर्ड पता है कैसा होता है? कैसा ना स्क्वायर बोर्ड होता है और उसमें ना ऐसे कीलें ठुकी होती हैं, उन कीलों के ऊपर धागे से शेप्स बना बना के ना बच्चे पढ़ते हैं, बिल्कुल एक लाइन में होती है ऐसे कीलें। और कई बार जब हम डीएलएड के बच्चों को कहते भी हैं मैथ्स के प्रोजेक्ट में जियो बोर्ड बनाकर लाओ, बनाकर भी लाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है वाइल टीचिंग ज्योमेट्रिकल शेप्स अ टीचर थिंक ऑफ प्लानिंग अ ट्रिप ऑफ हिस्टोरिकल प्लेस इट रिफ्लेक्ट्स। टीचर क्या कर रही है? जो ज्योमेट्रिकल शेप्स पढ़ाने के बाद कह रही है चलो एक ट्रिप पे चलते हैं हिस्टोरिकल किसी प्लेस की। तो क्या कर रही है? फील्ड ट्रिप हैज़ बीन रिकमेंडेड बाय सीबीएसई सो दे मस्ट बी डन। सीबीएसई ने रिकमेंड कर दी तो हो जानी चाहिए। नहीं ना, इतनी मेहनत से बता रहे हैं कि वो ज्योमेट्रिकल शेप्स और हिस्टोरिकल प्लेस को कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल नहीं है। देन अ गुड ब्रेक फ्रॉम रूटीन मैथमेटिक्स, ओ नो, ये गलत है। देन उसके बाद है मतलब कितनी वो है ना कि टीचर क्यों ले जा रही है? क्योंकि वो हिस्टोरिकल प्लेसेस पे मैथ्स का रूटीन ब्रेक करने के लिए नहीं। तो शेप्स आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी आर्किटेक्ट एंड सच ट्रिप्स एंकरेज मैथमेटिक्स बियॉन्ड द क्लासरूम। बिल्कुल सही बात है। जहाँ भी ऐसे आंसर्स होते हैं जो पढ़ाई को रियल लाइफ से कनेक्ट करते हैं, वो आपके सही आंसर्स होते हैं। तो ये डेफिनेटली सही है कि शेप्स क्या करती हैं? इंटीग्रल पार्ट होती हैं किसी भी आर्किटेक्चर का, और ऐसे ट्रिप्स एंकरेज करती हैं मैथमेटिक्स को बियॉन्ड द क्लासरूम। टीचर हैज़ कंप्लीटेड मोस्ट ऑफ द सिलेबस। ये टीचर लेजर टाइम में मज़े करा रही है, ऐसा नहीं होता, राइट। सो क्लियरली यहाँ पे एक आंसर हम देख पा रहे हैं। मुझे लगता नहीं आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन होगा। ये आंसर और मुझे ऐसा लगता है कि आप सबका ही ठीक होगा। सो 50 का आंसर हो गया सी। देन उसके बाद आ जाते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? बड़े बड़े क्वेश्चन देखे घबराया मत करो, क्वेश्चन आसान ही है। अ प्राइमरी क्लास मैथमेटिक्स टीचर पोजेज द फॉलोइंग क्वेश्चंस टू हिज स्टूडेंट्स। क्या क्वेश्चन पोज किया? रीना एंड शमा वेंट टू अ शॉप टू बाय अ बैग। बैग लेने गई। देवर देयर वर मेनी बैग्स विद डिफरेंट प्राइस टैग्स। उनके पास प्राइस टैग्स बहुत सारे हैं। दे गॉट कंफ्यूज लुकिंग ऑन द बैग्स टैग्स। अब बैग्स के अलग अलग प्राइस आपको बता दिए। इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है क्वेश्चन नंबर 51 में? सो ओनली द कॉन्सेप्ट ऑफ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर कैन बी स्ट्रेंथन यूजिंग द क्वेश्चन। नहीं, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ असेंडिंग डिसेंडिंग जो बच्चे की स्किल है वो डेवलप होगी तो वो नॉर्मल नंबर से भी हो सकती थी, इतना एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं थी। द टीचर कैन यूज द क्वेश्चन टू बियॉन्ड कंपैरिजन ऑफ नंबर्स एंड इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट डेटा हैंडलिंग एंड स्टोरिंग द डेटा। परफेक्ट।
टीचर क्या कर रही है, डेटा हैंडलिंग पढ़ाने की कोशिश कर रही है एंड कंपैरिजन ऑफ नंबर्स सिखा रही है बच्चों को. इट इज़ नॉट द मैथमेटिकल क्वेश्चन एज इट डज नॉट इन्वॉल्व बेसिक ऑपरेशन. गलत बात है, ये मैथमेटिकल क्वेश्चन ही है, असेंडिंग डिसेंडिंग मैथमेटिक्स का ही पार्ट है. द टीचर शुड अवॉइड ब्रिंगिंग कॉन्टेक्चुअल क्वेश्चन. बिल्कुल गलत बात है, वो कुछ ऐसा अवॉइड नहीं कर रही है. तो आपका आंसर 2 सही है, बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रहा है. क्वेश्चन नंबर 52 आ गया. जिनका पेपर कुछ नंबर से रुका होगा ना पिछली बार, वो देख रहे होंगे और बोल रहे होंगे अरे इतना आसान पेपर आया था, मेरा होता है ये वाला पेपर. चलिए, एक्चुअली जब हम नॉर्मली एमसीक्यू सॉल्व करते हैं या टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन ले लेना, वहाँ से भी आप बहुत प्रैक्टिस कर सकते हो. तो नॉर्मली जब हम सॉल्व करते हैं तो उस वहाँ पर कुछ और बात होती है, और जब हम अंडर प्रेशर जाके वहाँ पे सॉल्व करते हैं अपनी हॉट सीट पे बैठ के, तो वहाँ प्रेशर अलग होता है. तो कई बार आते जाते क्वेश्चन भी हम गलत कराते हैं, बहुत ही सिंपल होते हैं, हो जाता है. चलिए, according to National Curriculum Framework 2005, which of the following represents the vision of mathematics classroom? मैथमेटिक्स क्लासरूम का क्या विजन है? तो मैथमेटिक्स क्लासरूम का क्या विजन है भाई? स्टूडेंट मेमोराइज कर ले फॉर्मूला. मैंने पहले ही बोला था, जहाँ मेमोराइज आएगा वो गलत है. हम कभी मेमोराइजेशन को प्रमोट नहीं करते. टीचर एज द ओनली नरेटर, बिल्कुल गलत बात है. मैथ्स की क्लास लर्निंग बाय डूइंग की है, अगर टीचर नरेटर होगा तो बच्चा कैसे सीखेगा? स्टूडेंट कॉपिंग सॉल्व एग्जाम्पल्स फॉर टेक्स्ट बुक, बिल्कुल गलत बात. स्टूडेंट्स कॉपी करें टेक्स्ट बुक और एग्जाम्पल्स, नो. देन चिल्ड्रन पोजिंग एंड सॉल्विंग मीनिंगफुल प्रॉब्लम्स इन द क्लासरूम, परफेक्ट. पोज करें, सॉल्व करें मीनिंगफुल प्रॉब्लम्स. ठीक है जी. सो क्वेश्चन नंबर 52 हिंदी में आप देख पा रहे हैं. एंड अब आ गया क्वेश्चन नंबर 53. टोटल 60 नंबर तक क्वेश्चन होंगे, 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे. देन आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स एज द असेसमेंट टूल इन मैथमेटिक्स? मैथमेटिक्स में असेसमेंट टूल के रूप में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स आप सब समझते होंगे. एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स डे टू डे एक्टिविटीज़ पे बेस्ड होता है, और किसी बच्चे की स्पेसिफिक एक्टिविटी को टीचर जब अपने रिकॉर्ड कर लेती है, वो एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है. सो इट इंक्लूड्स द प्रोजेक्ट एंड फील्ड वर्क बाय द चाइल्ड, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता. देन उसके बाद आ जाता है, it is used to record and judge the quality of child work against the specific criteria. Yes, against the specified criteria नहीं, but हाँ specific एक किसी उसका जज ज़रूर करती है. It record the presence and absence of a particular skill in or process, या it includes written description of child progress on day to day basis, बिल्कुल सही बात है. And provide observational and narrative रिकॉर्ड्स, ये एकदम परफेक्ट बोला उसने एनेक्डोटल रिकॉर्ड के बारे में. आप थोड़ा और जानना चाहते हैं तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड गूगल पे टाइप कीजिए और थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़िए, जिससे आपको पता चलेगा कि एनेक्डोटल रिकॉर्ड बेसिकली क्या होता है. इस बार अगर आप SCRT से DLED कर रहे हैं, सो उनके यहाँ क्वेश्चन भी आया था कि एनेक्डोटल रिकॉर्ड और क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड में क्या डिफरेंस होता है, राइट. सो आप इसे ज़रूर पढ़ें. और ये रहा आपका हिंदी में क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है? अ क्लास थर्ड टीचर इंट्रोड्यूसेस द मल्टीप्लिकेशन इन हर क्लास यूजिंग रिपीटेड एडिशन रेक्टेंगुलर एरेज. शी इज, क्या कर रही है वो, बताओ. हाँ, होपफुली ये सबसे पहला ही सही है. इंट्रोड्यूसिंग मल्टीप्लिकेशन थ्रू इनफॉर्मल स्ट्रैटेजीज बाय यूटिलाइजिंग द प्रीवियस नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ द स्टूडेंट्स. प्रीवियस नॉलेज क्या थी? एडिशन. और उसी प्रीवियस नॉलेज को यूज़ करते हुए वो दूसरा जो नया कॉन्सेप्ट है वो पढ़ा रही है. ठीक है ना. टीचिंग मल्टीपल फॉर्मल एल्गोरिथम्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन. अभी कोई एल्गोरिथम नहीं पढ़ा रही, सिंपली बता रही है एडिशन बार बार करना ही मल्टीप्लिकेशन है. वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम एंड शुड फोकस ऑन टीचिंग, बिल्कुल गलत बात है. फाइंड लेजर टाइम टू हियर हर सेल्फ बाई कीपिंग द स्टूडेंट एंगेज्ड, बिल्कुल गलत बात है, ऐसा टीचर्स नहीं करती. देन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 55 जो कि कह रहा है, अ चाइल्ड इज काउंटिंग द नंबर ऑफ बॉल्स बाय पुटिंग अ फिंगर ऑन द बेसिस ऑफ 1 by 1 एंड सेइंग द नंबर्स. मतलब वो जैसे बॉल्स हैं, वो कह रहा है दिस इज़ 1 2 3, तो वो क्या कर रहा है, वो 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस कर रहा है. ठीक है जी, 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस कर रहा है वो.
देन सीरिएशन है, क्लासिफिकेशन है, कार्डिनैलिटी है। ये मैं किसी और वीडियो में डेफिनेटली एक्सप्लेन करूँगी जब मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँगी कि सीरिएशन, कार्डिनैलिटी और भी होते हैं इसका ग्रेड अप वाला, वो कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं। ये मैं मैथ्स के नेक्स्ट वीडियो में आपको ये वर्ड्स, टेक्निकल वर्ड्स एक्सप्लेन कर दूँगी कि ये क्या होते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम आप आसानी से इसको कर पाएँ। अब क्वेश्चन नंबर 55 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 56 सॉरी। देन मिसकंसेप्शन, मैथ्स पढ़ाते पढ़ाते 55 के बाद 65 आने लग गया। चलिए, मिसकंसेप्शन इन मैथ्स कैन बी रिमूव्ड बाय, मिसकंसेप्शन जो है मैथ्स में वो कैसे रिमूव किया जा सकता है, एंगेजिंग चिल्ड्रन विद एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल्स। ठीक है, मैथमेटिक्स में मिसकंसेप्शन रिमूव करने के लिए एंगेज करो चिल्ड्रन विद एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल। देन फ्रेमिंग सिमिलर क्वेश्चंस एंड रिपीटिंग देम मैनी टाइम्स, बिल्कुल गलत, इससे कोई मिसकंसेप्शन नहीं क्लियर होगा। लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड ड्रिल्स, नो। डिमॉन्स्ट्रेटिंग द एल्गोरिथम, नो। हम फर्स्ट टू फिफ्थ की बात कर रहे हैं, एल्गोरिथम डिमॉन्स्ट्रेशन की बात नहीं आती वहाँ पे। तो क्या करेंगे, एंगेजिंग चिल्ड्रन विद एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स। ठीक है, जिसे हम हिंदी कहेंगे बच्चों को उदाहरणों और गैर उदाहरणों में व्यस्त रखकर हम बच्चे के मिसकंसेप्शंस को हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 57, जो कि कहता है, क्वेश्चन नंबर 57, ओह जस्ट वेट, हम कहीं गुम हो गए, सॉरी। चलिए, मिस रोमी कुछ कह रही हैं, क्या कह रही है, मिस रोमी इन हर मैथमेटिक्स क्लास आस्क्ड हर स्टूडेंट्स टू क्रिएट अ एप्रोप्रिएट सिचुएशन फॉर द फॉलोइंग कंप्यूटेशन: 10 plus 2, 10 multiplied by 2, 10 minus 2 and 10 divided by 2. Which of the following statement in the pedagogy में used by मिस रोमी? मिस रोमी कौन सी सही स्टेटमेंट है पेडागोजी यानी पढ़ाते कैसे हैं उसके रिगार्डिंग। ठीक है जी। तो यहाँ पर वो कह रही है, शी इज टेस्टिंग द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल ऑफ द स्टूडेंट्स बाय गिविंग मिक्स्ड सेट ऑफ प्रॉब्लम्स। हाँ, कर रही है। शी इज टेस्टिंग द लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी कहीं नहीं है यहाँ पे, तो ये गलत है। शी इज ट्राइंग टू हेल्प द स्टूडेंट डेवलपिंग मैथमेटिक्स स्टेटमेंट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, बिल्कुल सही। देन शी इज ट्राइंग टू मेंटेन डिसिप्लिन, बिल्कुल गलत, डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए क्वेश्चंस करा रही है, दिस इज नॉट। अब क्वेश्चन नंबर 2 और 3 4 तो ऑप्शंस गलत नजर आ ही रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1 और 3 को कंपेयर करते हैं। वो कह रही है शी इज टेस्टिंग द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, वो टेस्ट नहीं कर रही है, डेवलप करा रही है, तो हम ये वाला ऑप्शन ज़्यादा सही रहेगा। शी इज़ ट्राइंग टू हेल्प एंड डेवलप मैथमेटिकल स्टेटमेंट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। तो एक जैसे आंसर्स दिखने पर आप थोड़ा सा उसकी लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ें, आपको समझ में आएगा। यहाँ वो कह रही है वो टेस्ट कर रही है, वो टेस्ट नहीं कर रही है, वो डेवलप करा रही है। ठीक है, क्योंकि उसने अपने क्या है, मिस रोमी इन हर मैथमेटिक्स क्लास आस्क्ड टू क्रिएट एप्रोप्रिएट सिचुएशन, सिचुएशन क्रिएट करने के लिए कह रही है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नहीं, तो सिचुएशन डेवलप करा रही है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। ये कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंडिकेट द हायर एम ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स टीच करने के नैरो और हायर एम्स रहते हैं। सो पहला, मैथमेटिक्स एजुकेशन शुड टर्न आउट एम्प्लॉयबल एडल्ट हु कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, स्ट्रेट वर्ड ही कह दिया, तो ये गलत है। मैथमेटिक्स एजुकेशन ऐसा नहीं करती कि आप एम्प्लॉयबल लोग पैदा कर दें बस। क्या कह रहा है, मैथमेटिकल एजुकेशन शुड डेवलप चाइल्ड इनर रिसोर्स लाइक एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ड्राइंग लॉजिकल कंक्लूजन, बिल्कुल सही बात है। थ्योरेटिकल, जैसे प्रैक्टिकल बात तो यही सही है जो ए कह रहा है, लेकिन हम थ्योरेटिकल पे जाएंगे, सो बी इज़ करेक्ट। देन आता है, चिल्ड्रन शुड सी मैथमेटिक्स एज अ वे ऑफ लाइफ लाइक communicating, discussing and developing attitude for the problem solving. This is also I think little bit correct. Yes. Then mathematics education should focus on factual knowledge and procedural fluency. ये गलत बात है, मतलब प्रोसीजरली क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए इस पर फोकस होना चाहिए, तो दिस इज रॉन्ग। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा बी एंड सी, तो बी एंड सी देखेंगे ये वाला। ठीक है जी। तो ए हमने रॉन्ग कर लिया था, अगर ए को चूज़ करते तो ये रॉन्ग था, ये वाला तो हो ही नहीं सकता था। देन इसीलिए मैंने देखा कि आगे कॉम्बिनेशन सारे ही गिवन हैं, तो मैंने इसको ऐसे ही चलने दिया। तो क्वेश्चन नंबर 5 इसको हिंदी में भी देख सकते हैं, और अगर आप बीच बीच में, मैं थोड़ा फास्ट चला रही हूँ, तो आप हिंदी पे जब आएंगे तो वीडियो को वहाँ पर
स्टॉप कर लीजिएगा, हिंदी में आप पढ़ पाएंगे। देन आ जाता है, ये क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू न्यूमैन देयर आर 5 लेवल्स टू अंडरस्टैंड बिफोर द स्टूडेंट्स इन एबल टू सॉल्व द वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले बच्चे को क्या करना चाहिए, मतलब कौन सा स्टेप बाय स्टेप आना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले आप एक एक करके पढ़ लें। इसमें कह रहा है कॉम्प्रीहेंड व्हाट द टास्क इज आस्किंग। कॉम्प्रीहेंड करें कि टास्क क्या पूछ रहा है। मस्ट बी एबल टू रीड द क्वेश्चन, सबसे पहला तो मस्ट बी एबल टू रीड द क्वेश्चन आई थिंक, ठीक है जी। सो मस्ट बी एबल टू रीड द क्वेश्चन, तो ये हो गया बी। तो बी इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये तो गलत हो गया, लेकिन 3 है हमारे पास। उसके बाद आ जाता है मस्ट बी, देन अंडरटेक द नेसेसरी मैथमेटिकल ऑपरेशन, नहीं। देन नीड टू ट्रांसलेट द प्रॉब्लम ऑफ मैथमेटिक डिमांड एंड रिप्रेजेंट द आंसर, तो नंबर 2 पे ये वाला आ जाएगा, है ना, कि कॉम्प्रीहेंड करे कि क्या पूछ रहा है। सबसे पहले एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, फिर कॉम्प्रीहेंड करे, तो बी ए। तो बी ए इसमें है और इसमें है। अब आगे देखते हैं सी, और ये कह रहा है सी और डी, ये कह रहा है डी और सी। तो डी पढ़ लेते हैं, नीड टू ट्रांसलेट द प्रॉब्लम इनटू मैथमेटिकल डिमांड, डी। और सी कहता है अंडरटेक द नेसेसरी मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो डी पहले आएगा, पहले करेगा नीड टू ट्रांसलेट, प्रॉब्लम कहती क्या है, ट्रांसलेट कर पाए और क्या मैथमेटिक डिमांड करती है। फिर अंडरटेक करे कि कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन लगेगा, प्लस लगेगा, माइनस लगेगा, मल्टीप्लाई लगेगा, डिवाइड लगेगा। और ई यानी लास्ट में वो कह रहे हैं रिप्रेजेंट द आंसर एज अ मीनिंगफुल कंस्ट्रक्ट। तो ये जो सीक्वेंस है ये आपका सही सीक्वेंस हो गया। वहाँ भी क्वेश्चन और ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप एक ही तरीके से करेंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन देख के घबराएंगे बिल्कुल नहीं। उसके बाद जिन लोगों का मैथ्स में प्रॉब्लम नहीं होता ना, उनको दिक्कत नहीं होती। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं मैथ्स उनका बहुत बड़ा फोबिया होता है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, जब मैं रेगुलर क्लासेस लेती हूँ, उनका मैथ्स का फोबिया रहता है। सो छोटे छोटे बहुत डेसिमल के एडिशन के क्वेश्चंस में भी प्रॉब्लम आ जाती है। ऐसा नहीं करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देके फोकस देके करेंगे, बड़े क्वेश्चंस देके घबराएंगे बिल्कुल नहीं, ठीक है। और अगर आपने मेरे साथ और PYQ सॉल्व करते जाएंगे तो डेफिनेटली आपको उसका फ़ायदा मिलेगा, ठीक है जी। तो इसीलिए सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन का बटन दबाएं ताकि सीटेट के पेपर से पहले पहले पूरी तैयारी हो जाए। Which of the following is not desirable for the professional development of mathematics teacher? अब हम यहाँ टीचर की बात करें, बच्चे की बात नहीं कर रहे। टीचर का प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड नॉट डिजायरेबल, किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। सो पहला क्या कह रहा है, अटेंडिंग द वर्कशॉप ऑन सेमिनार, जी नहीं, बिल्कुल इन सर्विस टीचर्स को सेमिनार्स और वर्कशॉप्स अटेंड करने चाहिए, ये हमेशा कहा जाता है और ये डाइट में अटेंड किए जाते हैं और करवाए जाते हैं, ठीक है जी। सो ये इम्पॉर्टेंट है। डेवलपिंग द टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज, बिल्कुल करनी चाहिए। मिनिमम इंटरेक्शन विद अदर मैथमेटिक्स टीचर्स वर्किंग इन द सेम स्कूल एंड नेबरहुड स्कूल, बिल्कुल गलत बात है, दिस इज़ वेरी बैड। अगर आप कम्युनिकेट नहीं करते, इंटरेक्ट नहीं करते, टीचर वर्किंग इन सेम स्कूल, आपके साथ ही स्कूल में वर्क करती है, मैथ्स पढ़ाती हैं या नेबरहुड स्कूल में, गलत बात है। पार्टिसिपेटिंग इन द फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये सब टीचर्स को करना चाहिए और करवाया जाता है। आजकल SCRT दिल्ली में चल रहा है फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो टीचर्स DOE से डेपुटेशन पे जाते हैं उनका ये फैकल्टी डेवलपमेंट चल रहा है। तो ये चलता है, तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली ये 3 चीज़ें हो रही हैं, ये वाली गलत चीज़ें, दिस इज़ नॉट डिज़ायरेबल, ठीक है जी। तो ये हो गए 60 यानी 31 से 60 तक क्वेश्चंस मैथ्स के। आज की क्लास में इतने ही रहेंगे बिकॉज हम 30 क्वेश्चंस की ही जो है अपनी सीरीज़ को बनाएंगे, आप जल्दी देख पाएँ। आप फास्ट फॉरवर्ड देखना चाहते हैं तो सेटिंग्स में चले जाएं, सेटिंग्स में जो वीडियो है उसको थोड़ा सा फास्ट करके देख सकते हैं, 1.5 पे, 1.75 पे, 2 पे, 2x मतलब डबल द स्पीड, राइट, जितनी स्पीड से मैं बोल रही हूँ उससे डबल द स्पीड पे। तो आप ये कर सकते हैं। हम 30 क्वेश्चंस का ही एक वीडियो रखेंगे और 5 प्लेलिस्ट होंगी, मैंने वीडियो की शुरुआत में भी बताया था, एक हिंदी की, एक इंग्लिश की, एक साइकोलॉजी की, एक मैथ्स की और एक EVS की, ठीक है जी। तो ये मैथ्स की वीडियो है, इसका जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उस पर क्लिक करके आप पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आराम से देख पाएंगे, ठीक है जी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड योर टाइम, ऑल द बेस्ट, डू योर बेस्ट, थैंक यू।